हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री के बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है दोस्तों, हमने आपको पहला चैप्टर समझाया। पहला चैप्टर जो था जिसका नाम था चैप्टर नंबर 1। ये जो चैप्टर 1 था जिसकी हमने चर्चा किया था फर्स्ट बुक हिस्ट्री में, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। आज दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी बुक का सेकंड चैप्टर के बारे में। जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं, आज हम सेकंड बुक की बात करते हैं, सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। देखिए, ये है जो सेकंड चैप्टर जो आपका है, ये जिसका नाम राजा, किसान और नगर है। इसकी बात जो हम करेंगे तो इसमें बड़ी आराम से 3-4 चीजें समझनी है। यहाँ पर दोस्तों जो है ये फर्स्ट बुक जो है, इसमें पहला जो चैप्टर है फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर, फर्स्ट बुक का जो पहला चैप्टर है, इसका रिलेशन हड़प्पा सभ्यता का आने वाले जो फर्स्ट बुक के 2, 3 और 4 चैप्टर हैं, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। यहाँ से आगे जो है वो 2, 3, 4 का रिलेशन एक साथ जुड़ता है और हड़प्पा सभ्यता का रिलेशन बिल्कुल ही अलग जुड़ जाता है। ठीक है, यानी ये जो फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर है वो अलग है और इसी फर्स्ट बुक के दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर और चौथे चैप्टर जो है इसका रिलेशन बिल्कुल अलग है। और इन तीनों ही चैप्टर में दोस्तों मैं बड़ी बारीकी से, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और ध्यान से देखिएगा। बहुत बेहतर तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या है कि जो हम दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, ये हम लोग इसमें मूल रूप से 5 चीजों की चर्चा करेंगे और इन तीनों ही चैप्टर का रिलेशन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इतिहास भी हम लोग तीनों मिला करके 600 से लेकर के 600 एडी के बीच में बात करेंगे, बीसी से लेकर के एडी के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं प्राचीन भारत का, उसमें मूल रूप से हम लोग 5 चीजों की चर्चाएं करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम राजनीतिक जीवन की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? राजनीतिक जीवन की चर्चा करते हैं। इसमें प्रशासनिक भी पढ़ते हैं। दूसरा, हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद तीसरा जब हम पढ़ते हैं जब भी इतिहास, वहां पे हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? सामाजिक जीवन की बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों 4 में जब हम पढ़ते हैं तो धार्मिक स्थिति की बात करते हैं। जब भी हम कोई इतिहास पढ़ते हैं तो उस कालखंड की धार्मिक स्थिति क्या थी। और फिर हम 5वां वहां पर संस्कृति की बात करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करते हैं, सांस्कृतिक चीजों की बात हम करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम उसमें टोटल इन्हीं 5 चीजों की चर्चाएं करते हैं। राजनीतिक जीवन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। इसी प्रकार दोस्तों जब हम बात करेंगे यहाँ पर 3 चैप्टर का, तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा दोस्तों, जिसका नाम राजा, किसान और नगर होगा। इन चैप्टर में हम राजनीतिक और आर्थिक जीवन की बात करेंगे। जैसे राजा, किसान और नगर है तो आरंभिक राज्य की बात करेंगे और फिर यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी इसकी बात करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम इसका जो इतिहास होगा वो 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में बात करेंगे। अब आपको मैं यहीं से कुछ चीजें बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, कि जब हम 600 बीसी से लेकर 600 एडी की बात करेंगे तो लगभग मान कर चलिए कि हम 1200 साल का इतिहास पढ़ेंगे। कितने 100 साल का? तो 1200 साल का इतिहास हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जब 1200 साल का इतिहास पढ़ेंगे और इस दौरान
हम दो चीजें समझेंगे यहाँ पर। एक राजनीतिक चीज पढ़ेंगे हम, राजनीतिक, और दूसरा हम धार्मिक चीज भी पढ़ेंगे। राजनीतिक भी पढ़ेंगे, सॉरी, राजनीतिक और आर्थिक चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक और आर्थिक चीजों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आर्थिक चीजों का। दोस्तों आप ध्यान से समझिएगा, घबराइएगा नहीं, मैं थोड़ा स्लो लेकर चल रहा हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से समझाना है। पहली बार आप इतिहास ये पढ़ रहे हैं 12वीं का, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है तो दोस्तों आपको आगे का इतिहास समझने में बड़ी आसानी होगा। तो देखिए, अब सवाल यहाँ पर एक आता है कि जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, ये मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, हड़प्पा जब सभ्यता मैंने आपको पढ़ाया था तो कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2500 कहीं पर, कहीं 2600, मान लीजिए 2600 बीसी से लेकर के आपको स्टार्ट होता है और उसके बाद लगभग 1750 बीसी तक आते आते खत्म हो जाता है। अगर ये कहें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो एनसीईआरटी 2600 बीसी से लेकर के और 1900 बीसी तक आते आते पतन की बात करने लगती है। ठीक है, 1900 बीसी, और उसके बाद जो बीच का इतिहास होता है इसमें चर्चाएं नहीं मिलती हैं और सीधा एक ही बार हम कहां पहुंच जाते हैं इस चैप्टर में, 600 बीसी चले जाते हैं। तो अब आप एक चीज बताइए दोस्तों, क्या 1900 बीसी से लेकर और हम सीधा जब 600 बीसी में महाजनपद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? महाजनपद की बात करते हैं, तो क्या इससे पहले का कोई इतिहास नहीं रहा होगा? इस 600 से लेकर के 1900 के बीच में निश्चित तौर पे इतिहास रहा होगा और इसी इतिहास को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। जिस वैदिक काल में परिवार, परिवार के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विष, विष के बाद जन और जन के बाद जनपद का उदय हुआ और वही जनपद आगे चल करके महाजनपद में जब परिवर्तित होता है तो हम इस चैप्टर में 16 महाजनपद की चर्चा के साथ ही आगे बढ़ते हैं और साम्राज्य की स्थिति की ओर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आप लोग को इसमें यहाँ पे हम तो पहुंचेंगे, निश्चित तौर पे हम 600 बीसी में पहुंचेंगे और 600 बीसी से 600 एडी तक बात करेंगे हम लोग, कितने, लगभग 1200 साल के इतिहास का। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये चाहता हूं कि बड़ी आराम से, हालांकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है, टीचर जल्दी बताते है नहीं, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि आपको ये बताया जाए कि जो ये हमारा 1900 के बाद इतिहास चलता है और 600 तक तो रहता ही रहता है, ऐसा तो नहीं है कि इतिहास नहीं था। अर्थात हम ये कहें कि पतन की बात अगर हम करें तो लगभग 1750 बीसी तक आते आते हड़प्पा भी पतन हो गया। तो इसके बीच में क्या कोई वैदिक काल, कोई सभ्यता नहीं थी? निश्चित तौर पे दोस्तों 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच में एक इतिहास का डेवलपमेंट हुआ था जिस कालखंड को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वैदिक काल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, किस काल से? तो वैदिक काल के नाम से या वैदिक युग के नाम से हम जानते हैं। इसी वैदिक काल में छोटे छोटे चीजों का विकास होता है और वो धीरे 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 आगे बढ़ते हुए बढ़ता है और एक समय महाजनपद की स्थिति में आ जाता है और तब वहां से हम लोग आरंभिक राज्य यानी महाजनपद की शुरुआत करते हैं और फिर एक साम्राज्य मौर्य की तरफ बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक बात और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आता है, कहते हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो विकास होता है वो, अब देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा इस काल में वैदिक काल के बारे में बता रहे हैं कि ये वैदिक काल का डेवलपमेंट कैसे, कब और क्या क्या हुआ। ये बात दोस्तों अगर आपको समझ में आ जाएगी तो निश्चित तौर पे आपकी बाकी की चीजें समझ में बहुत अच्छी तरह से आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप इसे बड़ी समझने वाली समझिएगा।
वैदिक काल। ये वैदिक काल जो था ये 1500 से लेकर के 600 बीसी के बीच में था, यानी लगभग लगभग मानकर चलिए कि 1000 साल ये डेवलप किया था। और इस साल में छोटे मोटे चीजों का विकास हुआ। इस वैदिक काल का मतलब था दोस्तों वेदों का काल, अर्थात इस समय वेद लिखे गए, वेदों का काल, अर्थात इस समय 4 वेद लिखे गए थे। कितने वेद लिखे गए थे? 4 वेद दोस्तों लिखे गए थे, जिसमें से पहला जो वेद था जिसे हम ऋग वेद कहते हैं। ऋग वेद के बाद साम वेद का उदय हुआ, साम वेद लिखे गए, और उसके बाद यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद लिखा गया, और यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद लिखा गया, अथर्ववेद लिखा गया। और इस प्रकार देखा जाए तो ये 3 वेद जो थे ये तीनों के तीनों एक साथ यानी बाद में लिखे गए, और ऋग्वेद एक अलग लिखे गए, फिर भी टोटल 4 वेद लिखे गए। अब कहते हैं कि जो ये वेद लिखे गए थे ये किसके द्वारा लिखे गए थे? तो ये आर्यों के द्वारा लिखे गए थे, यानी आर्य एक प्रजाति थी, इनके द्वारा लिखे गए थे, जिन्हें आर्यों का अर्थ ये होता है विद्वान, यानी इन्हें हम श्रेष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? श्रेष्ठ या विद्वान की श्रेणी में रख करके हम इसका अध्ययन करते हैं। अब सवाल आता है कि आर्य जो थे उन्होंने लिखा, और हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था सप्त सिंधु प्रदेश के इलाके में, तो वहां पर था क्या? तो वहां तो कुछ था नहीं, आर्य आए थे। तो अब कहा जाता है कि ये आर्य आए कहां से थे? तो ये आर्य मध्य एशिया से आए थे। ऐसा माना जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे, और इस बात का प्रमाण है कि हड्डियों के साक्ष्यों के आधार पर एक व्यक्ति था जिसका नाम मैक्स मूलर था, उसने ये बताया था। किसने कहा था? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर की जो बात है वो सबसे ज्यादा प्रभावित भी है और प्रमाणित भी है। उसके अकॉर्डिंग ही ये माना जाता है कि हमारा सभ्यता का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो मैक्स मूलर का मध्य एशिया के आने का प्रमाण है। ये छोटी छोटी बातें हमने आपको बताया। ये वैदिक काल जो वहां पर डेवलप हुआ था, इस जगह को हम पूरी तरह से क्या कहते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। यानी ये जो सप्त सिंधु प्रदेश था, जिसका मतलब था 7 नदियों का प्रदेश, 7 नदियों का प्रदेश, 7 नदियों का प्रदेश। अब आप कहिएगा सर जी ये तो बात बिल्कुल ही अलग है। मैं मानता हूं कि ये चैप्टर से बिल्कुल थोड़ा हम अलग आपको बता रहे हैं, लेकिन जब तक ये बेसिक चीज यहां नहीं समझिएगा तो ये कैसे पता चलेगा कि 600 के बाद हमें आरंभिक राज हुआ? क्या उससे पहले कोई भी इतिहास नहीं था? निश्चित तौर पर इतिहास था, उसको हम वैदिक काल कहते हैं। ये वैदिक काल की शुरुआत बुक से नहीं बताता है। अब कहा जाता है कि यही जो वैदिक काल जो था इसको 2 हिस्सों में हम बांट करके समझते हैं। ये जो वैदिक काल को कितने हिस्सों में बांटते हैं? 2 हिस्सों में। एक को हम ऋग वैदिक काल कहते हैं, ऋग वैदिक काल कहते हैं। यह ऋग वैदिक काल जो था ये कहा जाता है कि 1500 से लेकर के 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक डेवलप था। कहां तक डेवलप था? 1000 बीसी तक डेवलप था। और दूसरा जो था हमारा उत्तर वैदिक काल हम कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तर वैदिक काल की श्रेणी कहते हैं। ये उत्तर वैदिक काल की जो श्रेणी थी वो हमको 1000 बीसी से लेकर के दोस्तों कहां तक? तो 600 बीसी के बीच की कहानी को प्रदर्शित करता है। और फिर इसके बाद तो हम लोग आरंभिक राज्य पढ़ना शुरू कर ही देते हैं, राजा किसान और नगर की बात आ ही जाती है। लेकिन क्या आपको ये यहाँ से यहाँ तक का बिना इतिहास जाने हुए आगे बढ़ने में आसानी होगी या क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए इसको आपको पहले जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए ऋग वैदिक काल जो है 1500 से लेकर के 1000 बीसी के बीच में जाता है।
अब कहते हैं कि जो ये सप्त सिंधु प्रदेश में जो आने वाले, जो यहाँ पर आर्य लोग आए थे, कौन लोग आए थे? आर्य, जो अपने साथ घोड़ा और गाय लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे? घोड़ा और गाय लेकर के आए थे। और ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से। तो मान लीजिए कि ये मध्य एशिया से जब यहाँ पे आए, ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया में कई प्रजाति रहती थी और आपस में उनमें क्या हुआ? खटमट हुआ, कुछ झगड़ा हुआ और वहां से कुछ प्रजाति जो आर्य रूप में थी निकल करके हमारे उस एरिया में पहुंची, पाकिस्तान वाले में, जहां पे हड़प्पा पहले था और वहां पतन हो चुका था। तो जमीन भी उपजाऊ थी, मिट्टी भी उपजाऊ थी, समुद्र नदियों का क्षेत्र भी था, सब कुछ वहां उपलब्ध था। तो आर्य वहीं पे आकर के बसना शुरू हो गए। तो कहते हैं कि सबसे पहले एक परिवार के रूप में चीजों का विकास होता है, फिर परिवार से क्या बनता है? ग्राम बन जाता है, और फिर इसी ग्राम से क्या बनता है? तो विष बन जाता है, और इसी विष से क्या बन जाता है? तो जन बन जाता है, और इसी जन से दोस्तों क्या बन जाता है? तो जनपद का निर्माण होता है, और यही जनपद महाजनपद में बदल जाता है। तो ये लोग जब मध्य एशिया से आए थे तो आ करके सप्त सिंधु प्रदेश में रह गए। तो इनकी अगर हम सीमाओं की बात करें तो हमारे ऋग्वेद, यहाँ पर क्या लिखा गया था? यहाँ पर केवल एक ही वेद लिखा गया था दोस्तों, जिसे हम ऋग्वेद की संज्ञा देते हैं। ऋग्वेद की संज्ञा देते हैं, और इस ऋग्वेद में देवताओं के मंत्रों की बात की गई है, यानी देवताओं को समर्पित किया गया है यह ऋग्वेद। अब आता है दोस्तों की 15, यहाँ पर जब ये लोग आते हैं तो सबसे पहले एक परिवार के रूप में छोटे से एरिया में डेवलप होता है। इसी ऋग्वेद में एक मुजवंत पर्वत का एग्जाम्पल मिला है। मुजवंत पर्वत का एक एग्जाम्पल मिला है, जिसे हम वर्तमान में हिमालय कहते हैं। तो उत्तरी सीमा इनकी क्या बन जाती है? हिमालय की बन जाती है। दक्षिणी सीमा ये राजस्थान में रहते हैं, तो दक्षिणी सीमा इनकी क्या बन जाती है? राजस्थान। और चूंकि ऋग्वेद में 3 बार यमुना नदी का उल्लेख किया गया है, इसलिए इनकी पूर्वी सीमा क्या बन जाती है? यमुना नदी बन जाती है। और चूंकि इधर से मध्य एशिया से ये लोग आए थे तो यहाँ से कोई दिक्कत था नहीं, इनकी पूरी एरिया ये बन जाती है। और इसी पूरे सप्त सिंधु प्रदेश में ये लोग अलग अलग जगहों पर रहना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अपना एक परिवार और परिवार से छोटे छोटे गांव के रूप में विकसित होने लगते हैं। लगभग दोस्तों 1500 से लेकर के 1000 के बीच यहाँ पर ये रहते हैं। लगभग 500 साल रहते हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे पहले तो ग्राम का विकास हो जाता है एक परिवार के रूप में, फिर परिवार से गांव बनने लगता है, गांव से उससे बड़ा विष, और उससे भी बड़ा जन यहाँ पे बनने लगते हैं, छोटे छोटे जन। क्योंकि इस वैदिक काल में लोहा नहीं था तो ज्यादा इनका विकास हुआ नहीं था। घास भूस लोहा यहाँ पर नहीं था, तो घास भूस वगैरह अपना पेड़ पौधों से अपने घर द्वार बना करके ये जीवन अपना यापन यहाँ पर करते थे। बहुत ज्यादा इन्हें विकास नहीं था, और उसके बाद धीरे धीरे इस एरिया में बढ़ते गए, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। और 1000 तक आते आते काफी ज्यादा विकास हुआ। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जन का विकास पूरी तरह से हो गया था, ठीक है। और जनपद अब धीरे धीरे बनने लगे थे। इसमें कहा जाता है कि 10 पुरुष सूक्त की बात की जाती है, 10 सूक्त की बात की जाती है ऋग्वैदिक काल में। कितने? 10 सूक्त की बात की जाती है। उसी में 10वां जो होता है पुरुष सूक्त होता है, जिसमें वर्ण व्यवस्था की बात होने भी लगती है, यानी जन से जनपद की व्यवस्था होने लगती है। अचानक एक ऐसी घटना घटित होती है और इनका विस्तार यहाँ से पूरब की तरफ और होता है। और अब ये दूसरी अवस्था में जब प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो इसी अवस्था को हम दूसरे वाले भाग को उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। किस काल से नाम से जानते हैं? उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। किस काल से? उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हिमालय तो उत्तर में रहेगा ही रहेगा, इसमें तो हम कोई परिवर्तन कर नहीं सकते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में आने के बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे लिखे गए, और यहीं पर एक शतपथ ब्राह्मण था किताब, जिसमें रेवा नाम की नदी की चर्चा की गई थी। अब ये रेवा
नाम हम वर्तमान में नर्मदा से तुलना करते हैं और ये नर्मदा नदी एमपी में बहती है, तो हम मान लेते हैं कि राजस्थान से सीमाएं इनकी बढ़ करके एमपी तक पहुंच गई थी। और यहाँ पर यमुना नदी से बढ़ करके ये लोग, बिहार में एक नदी है सदा नीरा थी पहले। आज हम इसी सदा नीरा नदी को क्या कहते हैं दोस्तों, गंडक के नाम से पुकारते हैं, गंडक नदी कहते हैं। तो पूरब में इनकी सीमाएं कहां तक पहुंच गई, सदा नीरा नदी तक यानी गंडक तक। और इस प्रकार से अचानक इनका विस्तार यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ। जैसे ही इनका यहाँ पर विस्तार होता है दोस्तों, इसी एरिया में तब तक उत्तर वैदिक काल में आते आते लोहा की जानकारी मिल जाती है। क्या हो जाता है, लोहा की जानकारी प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पर लोहा की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, वैसे ही बहुत ज्यादा विस्तार होने लगता है। और लोहे के विस्तार ने क्या कर दिया, खेती का विस्तार किया। तो अब पहले एक सिंपल सा बात समझिएगा, कैसे ये लोग आए, तो मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से कुछ झगड़े हुए, आकर के हमारे सप्त सिंधु प्रदेश में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे वहां लंबे समय तक रहते हैं, परिवार का विकास होता है, ग्राम का विकास, 20 का, और यहाँ पे 500 से 600 सालों के बीच में जन तक पहुंच जाते हैं। आपसी झगड़े उगड़े होने लगते हैं और फिर यहाँ से ये लोग आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के इलाके में प्रवेश करते हैं, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और बिहार के सदा नीरा तक आ जाते हैं। और यहाँ सदा नीरा नदी तक आते हैं, जहां पर अब यहाँ लोहा भी आविष्कार हो चुका था। अब लोहा आने से यहाँ पर दोस्तों कृषि में धीरे धीरे विस्तार होने लगा था। क्या होने लगा था, कृषि में विस्तार की बात होने लगी। अब धीरे धीरे कृषि जो थी, खेती का विस्तार होने लगा और इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब देखिए, ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आ गए। यानी हम आपको ये बता दें कि ये हमारा क्या था, ऋग वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल। अब ये ऋग वैदिक काल से कहां पहुंच गए ये लोग, उत्तर वैदिक काल में पहुंच गए। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों आ गए। कहां से कहां आ गए, ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में प्रवेश कर गए। यानी अब ये लोग जो 1500 बीसी से थे, यहाँ पर 1500 बीसी से 1000 का जो समय था इनका, अब यहाँ से दोस्तों ये बढ़ करके 1000 से बीसी से कहाँ पहुंच रहे हैं, 600 बीसी। अब हमको 600 बीसी तक ही तो आना था, क्योंकि अब यहाँ से तो आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक ये आने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब ये रहते हैं तो सप्त सिंधु वाला प्रदेश इनका इलाका ये होता है, जहां पर हमने आपको बता रखा है कि परिवार का विकास होता है। परिवार से ये क्या बढ़ जाते हैं, ग्राम में बदल जाते हैं और ग्राम से ये लोग 20 तक जनसंख्या बढ़ा लेते हैं। 20 से अब यहाँ पर ये जनपद की बात जन हो जाता है और फिर जन से धीरे धीरे कहीं कहीं जनपद का भी विकास होने लगता है। हल्का हल्का हो रहा होता है। इसी बीच में क्या होता है, 1000 में ही लोहा की प्राप्ति हो जाती है, लोहा की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों। और जैसे ही लोहा की प्राप्ति होती है, इस दौरान इधर जंगलों में आग भी लग जाता है। और जैसे ही वहां पे जंगलों में आग लगता है, जंगल पूरा जलकर राख हो जाता है, खाद के रूप में पोटेशियम बन जाता है राख उसका। और मिट्टी चूंकि उपजाऊ होती है, लोहा का आविष्कार हो चुका है, हाशिया बनने लगा। अचानक उत्तर वैदिक काल में दोस्तों कृषि का विस्तार हो जाता है। ठीक है, कृषि का विस्तार हो जाता है। और जैसे उत्तर काल में कृषि का अचानक विस्तार होता है, चूंकि लोहा का प्रयोग, लोहा की प्राप्ति होती है, लोहा का प्रयोग होने लगता है, खेती में बढ़ोतरी होने लगती है। खेती में बढ़ोतरी होती है तो किसमें बढ़ोतरी होगी, व्यापार में। चूंकि बचत होगा तो व्यापार का विकास हुआ। अब व्यापार का दोस्तों जब यहाँ पर विकास होगा तो निश्चित तौर पे मुद्रा का विकास होगा, और मुद्रा का जब विकास होगा तो निश्चित तौर पे आगे चल करके नगर का भी विकास होगा। और इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे चीजें विकास होने लगती है और यही विकास हो करके नगरों के उदय के रूप में हमारे सामने दिख जाता है।
नगरों का उदय होता है। नगरों के उदय से धीरे धीरे आगे बढ़ करके बड़े बड़े नगर, और जो यहाँ पे जनपद थे, अब चूंकि व्यापार होने लगता है, कृषि होने लगती है, तो लोगों के बीच में आपसी ज्वेलर्स आ जाता है, पैसा इकट्ठा होने लगता है। तो कई जनपद आपस में यहाँ पर संघर्ष भी होने लगता है। क्या होने लगता है दोस्तों? संघर्ष, यानी आपस में जो जन होते हैं, एक जन दूसरे जन से लड़ने लगते हैं, और दोनों, एक कोई ना कोई तो जीतेगा, एक इसको जीत करके किस में बदल जाता है? जनपद के रूप में बदल जाते हैं। और इस तरह से जहां ऋग वैदिक काल में कहा जाता है कि हजारों के रूप में जनपद थे, ये हजारों की संख्या में यहाँ जन थे, उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में आकर के जनपद की संख्या लगभग 500 के रूप में हो जाती है। और यही जनपद फिर उत्तर वैदिक काल में आपस में लड़ने लगते हैं, और लड़ते लड़ते फिर से कई जनपद मिल करके, जैसे यहाँ पे अब संघर्ष होती है, तो यहाँ पर एक जनपद दूसरे जनपद से क्या होता है? संघर्ष करता है, और दोनों लड़ते हैं तो कोई ना कोई जीत बनेगा, और फिर यहीं पर एक महाजनपद का उदय होता है। और इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में जनपद आपस में लड़ लड़ करके धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? 6ठी शताब्दी तक आते आते महाजनपद के रूप में बदल जाते हैं। और तब हम 16 महाजनपद की यहाँ चर्चा करते हैं। निश्चित तौर पे दोस्तों, भले ही 30 से 35 मिनट या 25 मिनट की वीडियो आपकी हो गई हो, लेकिन आपने देखा कि हमने कैसे एक बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। और अब यहाँ से आराम से चीजों को हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें जाना कहाँ था? हमें तो जाना था 600 BC के पास ही, क्योंकि महाजनपद का विकास होगा, 16 महाजनपद की बात होगी, और उसी 16 महाजनपद से हम क्या करेंगे? अपना आगे का चरण पकड़ लेंगे, और वहां से हमारा सीधा इतिहास आगे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार से जो पीछे की कहानी थी वो हमको आपको यहाँ समझाने में दोस्तों सफल हो गए। इसके बाद अब देखिए, चलिए इसका कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? तो देखिए, परिचय कह रहा है। अब लिखित जो हमने समझाया उसकी थोड़ी बहुत बातों को लिखा हमने। हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग 1500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। कहां पर? लंबे अंतराल के बाद उपमहाद्वीप में। यही वह काल था जब सिंधु नदी, अभी हमने बताया सिंधु नदी और उसके अलावा 5 नदियां थी, और उसकी उप नदी यानी सहायक नदी के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद लिखा गया। लेकिन ये ऋग्वेद का लेखन किया गया, तो ये ऋग्वेद के लेखन करने वाले लोग कौन थे दोस्तों इनके किनारे? तो ये थे आर्य लोग जो यहाँ पे आए थे। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र के कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में भी यहाँ पे हमें कृषक बस्तियां अस्तित्व में धीरे धीरे आने लगी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तन के प्रमाण मिलने लगते हैं। अब देखिए, 6ठी शताब्दी तक आते आते तो बहुत कुछ होता है, लेकिन इसी 6ठी शताब्दी तक आते आते जब लोहा का व्यापक प्रयोग बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली दोस्तों सब क्षेत्र में क्या होता है? विकास बढ़ जाता है। शायद इनमें सबसे ज्यादा प्रमुख क्या था? इस समय आरंभिक राज्यों का होना, यानी महाजनपद मतलब 16 महाजनपद का उदय यानी राज्य का। और यही 16 महाजनपद मिल करके एक क्या बना लेते हैं? साम्राज्य बनाते हैं, जिसे हम यहाँ पे मौर्य साम्राज्य कहते हैं। और यही मौर्य साम्राज्य लंबे समय तक चलता है। धीरे धीरे कई साम्राज्य चलते हैं आगे, आधुनिक काल तक आते आते राजवाड़ों का भी उदय होने लगता है। इन राजनीतिक प्रक्रिया के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन भी थे, जिनका पता कृषि उपज को संगठित करने से तरीके से पता चलता है। अब यहाँ कृषि के उपज में भी कई तरीके आ गए। सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे विकास हुआ वो था दोस्तों रोपण विधि, यानी कृषि के क्षेत्र में एक रोपण विधि का आना, ये अपने आप में सबसे ज्यादा एक परिवर्तन का द्योतक था। इसके अलावा लोहे का फाल हो, या फिर कुएं का विकास हो, या तालाब का विकास हो, ये सब कुछ कृषि के क्षेत्र में एक महान परिवर्तन था। और यही परिवर्तन आगे नगर का उदय भी कर रहा था। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का भी उदय होने लगा। जैसे व्यापार बढ़ेगा तो नगर तो होगा ही, और 16 महाजनपद थे तो निश्चित तौर पे 16 तो राजधानियां होगी। इससे ज्यादा भी राजधानी हो सकती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए हम क्या करते हैं? इनकी जानकारी के स्रोत के रूप में अभिलेखों, ग्रंथों और सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का
जब हम अध्ययन करते हैं तो इस काल की हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों हम इस काल की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन चाहिए उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो इस चैप्टर का एक बेसिक मैंने कंसेप्ट बताया और थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, अगले वीडियो में हम इसकी जानकारी के स्रोत की चर्चा करेंगे कि क्या क्या जानकारी था। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमने एक बेसिक चीज आपको पढ़ाया और वो बेसिक चीज निश्चित तौर पे आपको अगर समझ में इतिहास की समझ रखना चाहते हैं और ऊपर नीचे की पढ़ाई करना नहीं चाहते, एक कंसेप्चुअल पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और देखिए कि हमने कैसे एक कंसेप्चुअल पढ़ाई आपको बताया, कंसेप्ट के स्तर पे बताया कि कैसे हम जीरो से या हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हम 600 तक पहुंचे और फिर 600 से हमारे आगे की इतिहास शुरू हो गई। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा और पहली बार चैनल पे आए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।